स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 से, जिसका नाम है कॉन्टूर्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन करना, किसका? रिलीफ फीचर्स का। रिलीफ फीचर तो आप समझ सकते हो क्या होता है, आगे दिया भी है कि रिलीफ फीचर वो होते हैं, वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़मीन का, कि ज़मीन कैसी दिखती है, जिसमें कि इंक्लूड करता है कि ज़मीन की कितनी हाइट है, एल्टीट्यूड है, या कितना ढलान है। और ये जो रिलीफ फीचर होता है ना, अर्थ के सरफेस पे मिलता है, और इसमें आपका माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, हिल्स हैं, ये सब आते हैं। प्लेन्स है, जैसे मैदान हुआ, पठार, प्लेट्यू हुआ। तो ये सारे के सारे ये जो फीचर्स होते हैं, इनमें 3 डायमेंशन होते हैं। और वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? ये आपका 3 डायमेंशन लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। ठीक है, क्या क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेकिन मैप के ऊपर ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिर्फ 2 डायमेंशन से, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ से। तो इस डिफ़िकल्टी से उभरने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत सारी तकनीक इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें कि बहुत सारे मेथड वगैरह इवॉल्व हुए उसके लिए कि रिलीफ फीचर को रिप्रेजेंट किया जा सके। और इसमें जो कुछ प्रमुख हैं, प्रिंसिपल मेथड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें हैकर्स है, हिल शेडिंग है, फॉर्म लाइंस है और फिर कॉन्टूर्स है। सबसे पहले बात करें हम लोग हैकर्स की, जिसका आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या होती है? छोटी छोटी डिसकनेक्टेड लाइंस हैं, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है, देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी हैं, डिसकनेक्टेड लाइंस हैं, जो फॉलो करती हैं डायरेक्शन स्लोप का, कि किस दिशा में स्लोप है। देखो, इस दिशा में स्लोप है, ये है। ठीक है, ये क्या चित्रित करता है? डायरेक्शन की पानी किस तरफ जाएगा, है ना, किस तरफ पानी बहेगा। सरफेस पे अगर पानी को रखा जाए, फ्लो करने के लिए अलाउ कर दिया जाए कि पानी अलाउ हो जाए फ्लो करने के लिए फ्रीली, तो वो किधर जाएगा? तो ये देखो डायरेक्शन दिखाता है, ये आपका हैकर्स। ये लाइन जो है बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली ड्रॉ की जाती हैं और थिक होती हैं। अगर स्लोप जो है स्टीप है, ढलान ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? वहाँ पे लाइंस जो है थिक ड्रॉ की जाएंगी। और अगर माउंटेन स्लोप जो है जेंटल है, ढलान जो है उसका बिल्कुल जेंटल है। देखो, एक तो होता है स्टीप, एक होता है जेंटल। स्टीप का मतलब होता है जैसे पहाड़ी है, एकदम एकाएक गिर रही है, और जेंटल का मतलब होता है ऐसे, है ना, बिल्कुल देखो इतना दूरी तय कर रहा है। तो ये जेंटल वाली बात हो गई। तो जेंटल ग्रेडियंट है, तो लाइंस जो है पतली ड्रॉ की जाएंगी और एक दूसरे से वाइड दूर रहेंगी। जो फ्लैट रीजन्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट यानी कि समतल की बात कर रहा है, जैसे वैली का बॉटम हो गया और पठार का हिस्सा हो गया प्लेट्यू का, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। हाउएवर किसी तरह से जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं? निशान देते हैं, किसका? निशानदेही करते हैं स्लोप का, और हाइट नहीं बता पाते कि ज़मीन वो सी लेवल से ऊपर कितना ऊपर जो है कि ज़मीन है ना, यानी कि ये हाइट नहीं बता पाते हैं, एल्टीट्यूड। मोर ओवर हैकर्स आर डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एंड इंटरप्रेट। और इसके अलावा और क्या है कि इनको ड्रॉ करना, देखो कितना ही मुश्किल से ड्रॉ हुआ होगा ये, है ना, और कितना मुश्किल है इसको ड्रॉ करना, और इसको समझ पाना तो और मुश्किल है, और ये समय भी ज़्यादा व्यतीत होता है। तो इसीलिए ये ऑब्सक्योर भी करता है। ऑब्सक्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर वर्ड का मतलब होता है धुंधला कर देना, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये ऑब्सक्योर कर देता है दूसरे ट्रोपोग्राफिकल डिटेल वगैरह को, जो कि पहाड़ी क्षेत्र के हैं, तो उनको ये क्या कर देगा? ऑब्सक्योर कर देगा, यानी कि वो ज़्यादा आसानी से समझ नहीं आएंगे। दूसरा मेथड है, देखो ये आपका हिल शेडिंग। अब हिल शेडिंग वाले में क्या होता है? हिल शेडिंग में जैसे ना आपने क्या कर दिया, एक बड़ा सा टॉर्च ले लो, ठीक, ये टॉर्च ले लिया। इस टॉर्च की रोशनी जो है बिल्कुल किसके ऊपर गिरे? पहाड़ के ऊपर गिरे। तो अब ये जो रोशनी पहाड़ के ऊपर गिरेगी, तो पहाड़ के ऊपर जिस तरफ से ये टॉर्च जलेगा उस तरफ तो रोशनी होगी, और जिस तरफ ये टॉर्च नहीं जाएगा रोशनी, उस तरफ क्या होगा? उस तरफ देखो इस तरीके के अंधेरे होंगे, है ना, यहाँ अंधेरा, यहाँ डार्क, यहाँ कम है, फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है ना। तो और इधर देखो लाइट एरिया है ना, चमकता हुआ सा जिधर। तो यहाँ पे ये मेथड एम करता है
कि सेम इफेक्ट लाया जाए जैसे कि हैकर्स में है, एक आसान तरीके से और चीपर वे में। हिल शेडिंग में किया क्या जाता है, जो रिलीफ है किसी एरिया का, यानी कि कितना वो उतार चढ़ाव क्या है, प्लेट्यू है, पठार है, कैसा है, उसको लाइट से दिखाया जाता है, लाइट शेडो इफेक्ट से। लाइट शेडो इफेक्ट में क्या होता है कि इस एजम्पशन पे है कि जब कोई स्रोत होगा लाइट का, जैसे बड़ा लैंप वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्च लिया हुआ है, तो ऐसा बड़ा लैंप वगैरह जब आप इस्तेमाल करते हो, जलाते हो, इसके ऊपर रोशनी पड़ती है इस कंसर्न्ड एरिया के ऊपर, तो परछाई आपको मिलेगी। और ये जो परछाइयाँ, ये जो शेड्स वगैरह मिलेंगे आपको, ये अलग अलग होंगे किसकी वजह से, स्टीपनेस की वजह से। देखो यहाँ ढलान ज़्यादा हो रही होगी, यहाँ कम रही होगी, जहाँ कम ढलान होगी वहाँ कम मिलेगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा मिलेगा। और जो स्लोप होता है, जो सोर्स फेस करता है लाइट का, वहाँ पे जो है कि लाइटर शेड मिलता है। अब देखो यहाँ पे रोशनी है तो यहाँ लाइटर शेड, यहाँ पे रोशनी नहीं जा रही, यहाँ डार्कर शेड। ठीक है, तो लाइक हैकर्स की तरह ये भी कोई इंडिकेशन नहीं दे पाता है कि एक्चुअल हाइट ज़मीन से कितनी है। ढलान तो बता रहा है ना, ढलान बता रहा है, स्टिफनेस बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअल हाइट नहीं बता पाता। इसके अलावा कोई अंतर नहीं होता, बता नहीं सकते हो आप अप हिल्स की तरफ और डाउन हिल साइड की तरफ, है ना, अप हिल की तरफ और डाउन हिल की तरफ अंतर नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? एक स्पर और वैली के बीच में भी, और एक वो प्लेन और प्लेट्यू के बीच में, ऐसा इसलिए नहीं बता पाते हैं हम लोग या इस मेथड को इस्तेमाल करने वाले, बिकॉज हिल स्लोप जो है वो शेडेड होते हैं डार्क, जबकि वैली और प्लेन को जो है लाइटर टिंट के साथ दिखाया जाता है, लाइटर कलर के साथ। तो इसीलिए हिल शेडिंग भी कभी कभी कैसा हो जाता है, ऑब्सक्योर, यानी समझ में नहीं आता है, और वो ऑब्सक्योर कर देता है, धुंधला कर देता है दूसरे फीचर्स मैप के दूसरे फीचर्स को क्या कर देगा, ये धुंधला कर देगा। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला कर देना, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से दूसरे फीचर नहीं समझ में आएंगे। तो शेडिंग कैसे की जाती है, डॉट के हिसाब से किया जाता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल स्केल मैप में, छोटे पैमाने पे। फिर इसके बाद आता है आपका फॉर्म लाइंस। अब ये फॉर्म लाइंस देखो एकदम बिल्कुल क्लोज है किसके, कॉन्टूर लाइन के, है ना। कॉन्टूर लाइन बस सटी हुई होती है, और ये लाइन कैसी है, ब्रोकन है। तो फॉर्म लाइंस कैसी होती हैं, टूटी हुई, देखो कह दिया ब्रोकन, टूटी हुई कॉन्टूर लाइंस ही होती हैं, जो ज्वाइन करती है उन जगहों को जो कि सेम हाइट रखते हैं सी लेवल से ऊपर। और ये रिप्रेजेंट करती है, क्या दिखाती है, एक जनरल पैटर्न दिखाती है ऑफ द ग्राउंड का, एंड हैव नो आइडिया अबाउट डिफिनिट हाइट। अब इसमें भी बस पैटर्न दिख रहा है, हाइट के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है कि कितनी हाइट है इसकी। ये मेथड जो है रिजॉर्ट किया जाता है टू व्हेन रिलीफ ऑफ एन एरिया इज कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे जो रिलीफ है ना वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और एक्यूरेट डाटा आपको अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे जो सिद्धांत है फॉर्म लाइंस के, वो क्या है, डायरेक्शन और शेप है, और वो एटसेट्रा ये सब कैसे होते हैं, एकदम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि कॉन्टूर का होता है, और इनको माना जाता है कि ये लगभग क्या है, कॉन्टूर्स ही हैं। तो फॉर्म लाइंस को इस्तेमाल किया जाता है किसके साथ, कॉन्टूर लाइन के साथ, ताकि छोटी डिटेल्स भी किसी माउंटेनियस, पर्वतीय या जो है हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाके का दिखाया जा सके। नेक्स्ट है आपका फाइनली कॉन्टूर। ठीक है, तो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, कॉन्टूर इमेजिनरी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है उन जगहों को जिनका हाइट सेम है किसके ऊपर, अबव मीन सी लेवल। तो इसीलिए कॉन्टूर जहाँ पे मार्क किया हुआ है 50, इसका मतलब ये है कि वो लाइन कनेक्ट करती है हर एक उस जगह को जिसकी हाइट मीन सी लेवल से 50 मीटर ऊपर है। डिपेंड करता है कौन सी यूनिट यूज़ की जा रही है, यहाँ पे मीटर यूज़ है तो मीटर। द कॉन्टूर लाइन्स आर शोन बाई ब्राउन कलर इन 2 वेज। ब्राउन कलर से इसको शो किया जाता है, एक तो थिक और एक थिन। यानी कि अगर यहाँ पे 400 वाली लाइन है, यानी ये 400 वाली लाइन जहाँ जहाँ जा रही है, ये सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हाइट 400 मीटर है अबव मीन सी लेवल। तो ये भी क्या है, ब्रोकन फॉर्म लाइंस, जैसे ब्रोकन थी ना बिल्कुल वैसी ये भी है, लेकिन ये कैसी है, बस ज्वाइंट है। वो कैसी थी, ब्रोकन लाइंस थी। इसीलिए जो है कि उनको फॉर्म लाइंस को क्या कहा जाता है, अप्रॉक्सीमेट कॉन्टूर्स भी कहा जाता है।
एलिवेशन ऑफ लैंड, ये देखते हैं। तो जो हाइट होती है कॉन्टूर की, वो कैसे इंडिकेट की जाती है? फिगर्स के द्वारा। ब्रेक होता है उसमें फिगर्स इंसर्ट किए जाते हैं, उससे पता चलती है हमको हाइट उसकी। जैसे यहाँ पे देखो हाइट इसकी कितनी है, 400, 380 है, 360 है, 340 और 320। देखो 20-20 का अंतर है ना। अभी आगे इसका भी काम आएगा, और वो क्या है वो भी हम देखेंगे। स्टीपनेस ऑफ इट स्लोप, यानी कि कितना जो है कि वो ढलान है, जो स्लोप है ढलान पे, मतलब कितनी गहराई है, कितनी तेजी से है, कितना वो स्टीप है या फिर ग्रेडियंट है। व्हेन द कॉन्टूर्स आर वेरी क्लोज, जब ये लाइंस काफ़ी क्लोज होती हैं, इसका मतलब बहुत स्टीप स्लोप है, यानी कि जो ढलान एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, डायरेक्टली है ना, नीचे की तरफ एकदम आ रही है। व्हेन दे आर फार्दर अपार्ट, जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के दूर हैं, दे रिप्रेजेंट ग्रेजुअल इंक्रीजिंग स्लोप। ग्रेजुअल इंक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है स्लोप, ठीक है, इस तरीके से। एब्सेंस ऑफ कंटूर लाइन, यानी अगर कहीं कंटूर लाइन नहीं है, इसका मतलब जमीन कैसी है, फ्लैट है, यानी या फिर लो लैंड है ना। शेप ऑफ लैंड एट वेरियस हाइट, जमीन का शेप अलग अलग होता है अलग अलग हाइट पे, तो कॉन्टूर लाइन इंडिकेट करती है जमीन का शेप भी। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर जो सर्कुलर कॉन्टूर होते हैं जिनका वैल्यू कम होता जा रहा है अंदर की तरफ, कहाँ, अंदर की तरफ, आगे देखेंगे, वो किसको दिखाता है, लेक, यानी कि एक झील दर्शाता है। कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है? कॉन्टूर इंटरवल, जैसा कि हम लोग इस फिगर को देख पा रहे हैं, पहले वाली लाइन ये 400 की है, दूसरा 380 की, 360 की, 340, यानी सब में 20 का गैप, सब में कितना है, 20 का गैप है, सब में है ना 20 का, दो के बीच में 20 का गैप है। तो कॉन्टूर इंटरवल का मतलब होता है अलग डिफरेंस, अंतर, किसमें, हाइट में, दो कंसेक्यूटिव कॉन्टूर के बीच में, यानी एक के बाद दूसरी वाली के बीच में कितना यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो हमने देखा 20 मीटर का हो रहा है। फिगर 2.3, इसी फिगर की बात हो रही है। एक थिक कॉन्टूर शो करता है हाइट 300 मीटर, एक जो है 300 मीटर शो कर रहा है, ठीक उसके बाद वाला कॉन्टूर 320 शो कर रहा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कॉन्टूर इंटरवल कितना हो गया, 20 मीटर का हो गया। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल इंटरवल। वर्टिकल इंटरवल क्या होता है, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल इंटरवल भी देखेंगे। तो देखो कहीं पे आप ढलान देख रहे हो, ये आपने ढलान देखी, ढलान देखा, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ हाइट आ रही है वो क्या है, वर्टिकल इंटरवल है ना, दो कॉन्टूर्स के बीच में। फिर उसके बाद वहीं देखो आप ढलान आगे को कितना जा रहा है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल ये आपका इक्विवेलेंट है ना। इसको एच ई को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और वी आई को वर्टिकल इक्विवेलेंट। तो जहाँ पे ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, किसके बीच में, दो कॉन्टूर लाइन के बीच में, दो कॉन्टूर लाइन के बीच में, दो कॉन्टूर लाइन के बीच में ये जो वर्टिकल हाइट है इसी को वर्टिकल इंटरवल बोलेंगे, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कितना गैप है उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ज़्यादातर जो ब्रिटिश का मैप वगैरह था ऑफिस का, वहाँ पे वर्टिकल इंटरवल या तो 50 या फिर 100 फीट होती थी, है ना। इन 1:50,000 सर्वे शीट में जो हिंदुस्तान का है उसमें कॉन्टूर इंटरवल कितनी है, 20 मीटर्स है। तो देखो उनका 50 से 100 या 100 फीट हुआ करता था, और हमारा कितना है सर्वे शीट में इंडिया के 20 मीटर है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द 2 कॉन्टूर लाइन, दो कॉन्टूर लाइन के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगी, ठीक है, कितना ये एक दूसरे से दूर हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट करना होगा, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, कितनी ढाल है उसको निकालने के लिए। तो ढलान कैसे निकलेगी, ढाल कैसे निकलेगी, वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट स्लोप होता है ज़मीन का, है ना, ढलान। ये डिटरमाइन करता है कि कितनी
स्टीपनेस है, मतलब कितना, मतलब ढलान है, और स्लोप का मतलब कितनी तेज़ी से ढलान जा रहा है या फिर ग्रेजुअल जा रहा है, ये रेशियो होता है वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में। अब देखो, अगर वर्टिकल कम है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत कम हो जा, जो है ढाल बिल्कुल ऐसी रहेगी ना। और वहीं आपका जो है कि वर्टिकल ज़्यादा रहेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अगर कम रहता है तो यानी कि ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेडियंट है यहाँ कहीं पे 1:5 का, है ना, 1:5 का, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 5 यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एवरी 5 यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए 5 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसके लिए 1 वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी ये 1 गुना तो ये 5 गुना रहेगा उसका, इसकी बात कर रहा है। ये आपका VI और ये आपका होता है HE। तो इसका मतलब ये कैसा है, अच्छा, देर इज नो राइज ऑफ वन, देर इज ऑफ 1 यूनिट इन द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज रेदर स्टीप स्लोप। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज राइज ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का राइज है वर्टिकल डिस्टेंस में, ठीक है, और ये रेदर कैसा है, ये एक स्टीप स्लोप है। ऑन द अदर हैंड 1:50 अगर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1:50 अगर लिखा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो स्लोप है वो जेंटल है, क्योंकि 1 यूनिट के लिए वर्टिकल राइज, 1 यूनिट जो वर्टिकल राइज का है उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है, 50 यूनिट। इसको हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि बोला, ये वर्टिकल डिस्टेंस 1 है और ये कर दिया हमने 5 गुना कर दिया, तो यहाँ पे 1:5 क्या दिखा रहा है, 1:5 दिखा रहा है कि ये स्टीप स्लोप है। ये स्लोप कैसा है, ये एक स्टीप स्लोप है। और वहीं अगर हम कहीं बात करें कि जहाँ पे कि 1 यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है, और 50 मीटर क्या दिया हुआ है, HE दिया हुआ है, ये 50 है और ये 1 यूनिट है, तो ये स्लोप बिल्कुल कैसा हो गया, ये स्लोप आपका बिल्कुल जेंटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लैंडस्केप। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे ग्रेडियंट का, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, वर्टिकल इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इंटरवल। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट A है, अब यहाँ पे तो यूज़ करना पड़ेगा मुझे पेन, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे आपका पॉइंट B है, तो 2 पॉइंट हो गया हमारे पास। इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमको क्या पता करना है कि कितना आपका ग्रेडियंट है। तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले VI फाइंड करना होगा। VI कैसे फाइंड होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये वाला जो A वाला पॉइंट है, ये आखिरी वाली लाइन कितना है, 250 है, देखो A का कितना है 250, और ये जो B वाली पॉइंट है, ये मोटी वाली, इसका कितना है 400 है, यानी 250 और 400 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, सबसे पहले VI निकलेगा। तो हमने यहाँ देखो 400 माइनस 250 किया तो मेरा VI निकला 150। उसके बाद जब हमको क्या निकालना है, HE, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के लिए ये दूरी ऑलरेडी दी हुई है कि 3 सेंटीमीटर की है और 2 सेंटीमीटर 1 किमी है। अगर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है तो आपका 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे है कितना, 3, तो 3 है तो यानी कि 3 × 1/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 किमी, 1.5 किमी आया है यहाँ पे। तो 1.5 किमी को हमने चेंज किया, 1.5 किमी को चेंज करेंगे, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500। तो यहाँ देखो बुक में दिया हुआ है 150/3000, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 150 अपॉन में 1500 हो जाएगा। 1 ज़ा 10 ज़ा, ये कितना आएगा, 1/10 आएगा। ये 120 नहीं होगा, 1:10 होगा। ये बुक में भी आप सही कर लेना, देखना ऐसा ही दिया हुआ है आपके बुक में, सही मैंने सेम टू सेम कॉपी किया था लेकिन वो सही नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं सिद्धांत कॉन्टूर्स के क्या क्या हैं। तो कॉन्टूर्स के सिद्धांत में कॉन्टूर लाइन कैसी होती है, वो उन जगहों को ज्वाइन करती है जिनका एक जैसा हाइट हो सी लेवल से ऊपर, मीन सी लेवल से।
कॉन्टूर लाइंस कर्व्ड होती हैं, ये दूसरी बात है। और जिनका कर्वेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, कन्फिग्रेशन के ऊपर, कि ज़मीन का आकार कैसा है। और ये कभी टूटी नहीं होती हैं, ये भी अब बात याद रखनी है। टूटी हुई लाइंस कौन सी हैं, फॉर्म लाइंस होती हैं। जो स्पेसिंग होता है यानी जो जगह छोड़ी जाती है कॉन्टूर लाइन के बीच में, वो दिखाती है कि कैसा नेचर है स्लोप का, यानी ज़्यादा ढलान है या कम ढलान है। कॉन्टूर जो अलग अलग हाइट के होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कॉन्टूर लाइन कभी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करती, ये ऐसे कॉन्टूर लाइन रहेगी। कभी भी कॉन्टूर लाइन ऐसे नहीं हो पाएगी, है ना, क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को कहीं पर भी। हाउएवर कॉन्टूर जो है काफ़ी क्लोज आ जाता है, क्या दिखाने के लिए, स्टीपनेस, यानी कि एकदम एक का एक ढलान है उसको दिखाने के लिए काफ़ी क्लोज बना देते हैं। जो स्लोप होता है ना, स्लोप का जो स्टीपनेस है उसको ज़्यादा क्लोज दिखाने के लिए। और मर्ज विथ ईच अदर एज इन अ क्लिफ, और क्लिफ में क्या होता है, मर्ज भी हो जाते हैं एक के साथ। अ कंटूर लाइन आइदर क्लोजेज ऑन इट सेल्फ ऑन द मैप और इट बिगिंस एट वन साइड, एक तरफ से या तो शुरू होती है या फिर क्लोज होती है खुद पे ऑफ द मैप, एंड इट्स एट अनदर, और दूसरे पे क्या होती है, ये एंड करती है। और कहीं पे अगर रिज वगैरह का कॉन्टूर है तो लाइन जो है पैरेलल जाती है एक दूसरे के। और वैली में ये जो है कि इन केस ऑफ वैली दे पॉइंट अप स्ट्रीम को जो है ये पॉइंट करती है। अब ये जो नीचे की ये जो लाइन है ना, ये आपको कैसे समझ में आएगी, डायग्राम से समझ में आएगी आगे जब हम लोग देखेंगे वैली का, लेक का, रिज का, सबका कॉन्टूर देखेंगे तब। आइडेंटिफिकेशन करना होगा लैंड फॉर्म का जो कि मार्क किया गया है कॉन्टूर से। तो इसमें एक होता है ट्रायंगुलेटेड हाइट, है ना, निशानदेही, आइडेंटिफिकेशन किसका, भू संरचना का जो कि मार्क किया हुआ हो कॉन्टूर से। तो पहला होता है ट्रायंगुलेटेड हाइट, जब पॉइंट जो है एक्यूरेटली सर्वे किया गया हो, कोई जगह हो उसको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका सर्वे हुआ हो और उसको दिखाया जाता है तब किससे, एक ट्रायंगल के साथ। और इसी को ट्रायंगुलेशन पॉइंट भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A340 की जगह पे ये होना चाहिए था, ये ऐसे ट्रायंगल 340, ठीक है। द हाइट फॉर विच अ पॉइंट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेटेड हाइट। और ये डिटरमाइन कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकली। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो ये कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकली किया जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल जो माउंटेन का पीक है, चोटी वगैरह है, उसका इंडिकेशन कैसे होता है, ट्रायंगुलेशन पॉइंट वगैरह से होता है ना, ट्रायंगल लगा के आगे उसका लिखा होता है कि कितना ऊंचा है। स्पॉट हाइट क्या होते हैं, ये वो हाइट होते हैं किसी पॉइंट, वो हाइट पॉइंट होता है ग्राउंड पे सी लेवल से ऊपर, और इसको इंडिकेट किया जाता है मैप के ऊपर, ग्राउंड पे नहीं, ठीक है। तो स्पॉट हाइट कैसा हाइट है, ये हाइट है किसी जगह का, किसी बिंदु का ग्राउंड के ऊपर जो कि मीन सी लेवल से ऊपर है। इसको दिखाया जाता है मैप के ऊपर, ग्राउंड पर नहीं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट के साथ, यानी अगर डॉट और डॉट के बाद आप कुछ भी देख लो तो ये क्या है, एक स्पॉट हाइट है। और जो नंबर दिखाया जा रहा है ये हाइट होती है अबव मीन सी लेवल ऑफ दैट प्लेस। एक स्पॉट हाइट हमको इंफॉर्मेशन देता है कि उस जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे उसकी हाइट कितनी है, लेकिन ये आइडिया नहीं दे पाता है रिलीफ फीचर की कि वो माउंटेन है, प्लेन है या क्या है। बेंचमार्क क्या होता है, ये उसी में है आपका। तो बेंचमार्क ये भी जो है खुरचा हुआ होता है पत्थर पे, या दिखाया जाता है इसको बिल्डिंग पे, है ना, स्केच किया जाता है बिल्डिंग पे, खोज के ऐसे लिख देना, है ना, कि यहाँ पे इतनी हाइट है। जैसे तुम कभी पुल वगैरह क्रॉस कर रहे होगे तो तुमने देखा होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने एक कोई पुल देखा है ना, ये पुल है, ठीक, लोग इस पे पार कर रहे हैं, और ये पुल जो है बना हुआ है किसके ऊपर, नदी के ऊपर बना हुआ है ये पुल। अब क्या देखोगे आप कि यहाँ पे ना इंडिकेशन रहता है, जो नदी बह रही है यहाँ पे ना ऐसे हाइट यहाँ पे लगाए गए रहते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे सर्वे हुआ रहता है और डिटरमाइन रहती है इसकी हाइट। और ये जो है रेफरेंस रहता है सर्वेयर्स के लिए जो सर्वे करते हैं। बेंचमार्क जब लिखा जाता है उसके आगे BM लिख दिया जाता है,
और BM के बाद नंबर लिख दिया जाता है, जैसे हमने लिख दिया BM 500। तो ये जो है हमारा बेंचमार्क हो गया। नंबर इंडिकेट करता है हाइट सरफेस का, कि कितना जो है लेवल है सरफेस का, है ना, उस मार्क पॉइंट से ऊपर, यानी कि मार्क पॉइंट से ऊपर कितनी ऊंचाई है वो यहाँ पे शो किया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट हाइट एंड बेंचमार्क। देखो अब यहाँ पे अंतर समझना ज़रूरी है कि बेंचमार्क और स्पॉट हाइट में क्या अंतर होता है। स्पॉट हाइट इंडिकेट करता है ओनली द हाइट ऑफ द ग्राउंड अबव मीन सी लेवल। तो स्पॉट हाइट सिर्फ हाइट दिखाता है ग्राउंड से ऊपर अबव मीन सी लेवल, जो कि आपको कहाँ दिखाई देगा? स्पॉट हाइट मैप पे दिखाई देगा, और बल्कि उस पॉइंट पे ग्राउंड पे नहीं दिखाई देगा। जबकि बेंचमार्क इंडिकेट करता है हाइट सब कुछ पॉइंट का जो कि मार्क किया जाएगा अबव द ग्राउंड, और इंक्लूड करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे बेंचमार्क को लगाया गया है, एच किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो इसीलिए बेंचमार्क मार्क किया जाता है दोनों पे, मैप पे भी और एक्चुअल ग्राउंड पे भी। और जबकि स्पॉट हाइट की बात करें तो स्पॉट हाइट सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका मैप पे दिखेगा, है ना। बेंचमार्क क्या दिखाएगा? जैसे कि बेंचमार्क ऐसे होगा, यहाँ पे खुरुश दिया कि इसके ऊपर की इसकी हाइट कितनी है। स्पॉट हाइट क्या दिखाता है? स्पॉट हाइट सी लेवल से ऊपर कितना उसका हाइट है वो दिखाता है। तो स्पॉट हाइट सिर्फ मैप पे होगा, जबकि बेंचमार्क आपका मैप पे भी होगा, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी कुरिद के लिखा होगा, एज्ड होगा उसके ऊपर। रिलेटिव हाइट क्या होती है? तो ऐसे एरियाज जहाँ पे स्टीप स्लोप है ना, स्टीप स्लोप मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि ढलान है, जो डिफरेंस है बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर आर से, और इंडिकेट करता है रिलेटिव हाइट। यानी कि अगर कहीं पे 3R लिखा हुआ है ना टोपो शीट के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो जगह है वो हाइयर है 3 मीटर से देन नेचुरल लोवेस्ट प्लेस। तो वहाँ पे जो प्राकृतिक सबसे निचली जगह है, लोवेस्ट प्लेस है, वहाँ से वो जगह कितनी है? 3 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पे ये 3R, R का मतलब ही है यहाँ पे रिलेटिव हाइट। तो रिलेटिव हाइट को इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी कि कोई जगह है, ठीक, और वहाँ पे जो लोवेस्ट है वो आपका एक जगह पे दिखा दिया। तो लोवेस्ट एक जगह पे दिखा देने के बाद अगर कहीं पे जो है उसकी हाइट दिखाई दे रही है 4R, यानी कि ये 4 मीटर ऊपर है, किससे? इस दर्शाई हुई इस नेचुरल जो है लोवेस्ट प्लेस से। कॉन्टूर डायग्राम देखते हैं अब हम लोग। तो कॉन्टूर डायग्राम में पहले देखते हैं स्टीप स्लोप्स, ठीक है। तो स्टीप स्लोप में आप देखो कि जब कोई ज़मीन सडनली, है ना, स्लोप अप होती है या फिर डाउन होती है, यानी एकाएक उठना या एकाएक गिरना होता है, इसका ढलान बिल्कुल ऐसा होता है, तो इसको स्टीप स्लोप बोलते हैं। स्टीप स्लोप में जो कॉन्टूर होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब बनाए जाते हैं। देख रहे हो कितने करीब हैं ये लाइंस, कितनी करीब हैं एक दूसरे के, ये बिल्कुल करीब बनाई गई हैं, है ना। कैसी बनाई गई हैं? एक दूसरे के करीब बनाई गई हैं। आप देखो वैल्यूज़ देखो, ये ज़मीन से ऊपर 100, ज़मीन से 200, ज़मीन से 300, 400, 500, 600, और इस तरीके से ये बीच में देखो 1000, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 है अबव मीन सी लेवल। फिर इसके बाद जेंटल स्लोप की बात करें, वो तो स्टीप स्लोप था। तो जेंटल स्लोप में ऐसे स्लोप में जो ऊंचाई होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल होती है, एलिवेशन ग्रेजुअल होता है। नॉर्मली 1:25 होता है, यानी 1 यूनिट वर्टिकल इक्विवेलेंट के लिए 25 यूनिट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेंटल स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो देख लिया, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई ही होता है। मतलब यहाँ पे हम करते हैं आपको कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है VI अपॉन में HE। तो VI कितना है आपका? VI है 1 और HE 25, यानी कि ये एक वर्टिकल के लिए कितना यूनिट रहेगा? हॉरिजॉन्टल 25, ठीक है। तो देख रहे हो, तब तो समझ में आ ही रहा होगा कि इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा सिर्फ 1 यूनिट के ढलान के लिए, वो नीचे आने के लिए। तो 1 यूनिट वर्टिकली नीचे आने के लिए 25 मीटर हॉरिजॉन्टली आपको जाना पड़ रहा है, इतना आपको कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो ढलान कितना हो रहा है। ऐसे तो एक्चुअली ये है
तो हॉरिजॉन्टली आप कितना जा रहे हो, अगर हॉरिजॉन्टली आप देखो तो 25 यूनिट जा रहे हो 1 यूनिट इसके लिए, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ढलान के साथ साथ ये ऊंचाई भी तो कम हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हिल के बारे में। अ हिल रेफर्स टू लैंडफॉर्म, ये ऐसा जो है कि भू संरचना होती है जिसका कि एक चोटी होता है एक ऊपर ऊंचाई पे। एक कोनिकल हिल जो कि कोन की तरह, आइसक्रीम खाने वाले कोन की तरह, इसका ब्रॉड बेस होता है, चौड़ा होता है जो बेस है बुनियाद, और इसका जो स्लोप होता है ढलान ऑलमोस्ट सेम रहता है सारे तरफ। देखो सारे तरफ जो है कि सेम है ऑलमोस्ट। कॉन्टूर्स जो कॉनिकल हिल दिखा रहे होते हैं वो ज़्यादातर सर्कुलर पीक होते हैं, सर्कुलर होते हैं विथ पीक, चोटियों के साथ सर्कुलर होते हैं हिल के, एज देयर सेंटर। तो देखो यहाँ पे जो है सर्कुलर है सेंटर में, और जो कॉन्टूर है वो ड्रॉ की जाती हैं रेगुलर डिस्टेंसेस पे। देखो रेगुलर डिस्टेंसेस पे इसको ड्रॉ किया गया है। द वैल्यू ऑफ विच इंक्रीजेस टुवर्ड द सेंटर, ये तो मैंने पहले ही बताया कि सेंटर पे इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अंदर ऊंचाई ज़्यादा है, यानी वो हिल को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बाहर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, बेस को, फिर ये उसके बाद की ऊंचाई को, उसके बाद और ये चोटी की ऊंचाई को मेंशन कर रहा है। अ माउंटेन इज हायर इन एलिवेशन, माउंटेन कैसा होता है, ऊंचाई में ज़्यादा होता है कोनिकल हिल से, और उसके पास ज़्यादा कॉन्टूर लाइन होती हैं। तो ये आपका हिल है तो समझ लो ये माउंटेन है, तो माउंटेन के पास क्या होगा, ज़्यादा कॉन्टूर लाइंस हमको माउंटेन के लिए ड्रॉ करने होते हैं देन हिल। वैली कैसी होती है, तो यहाँ पे एक वी शेप्ड वैली हम लोग देख रहे हैं। तो जब दो साइड रिवर का है ना, रिवर वैली का काफ़ी क्लोज होते हैं और स्टीप होता है, यानी कि हार्डली कोई फ्लैट सरफेस होता है इन दोनों के बीच में, तो जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो क्या कहलाता है, वी शेप्ड वैली है। और ये ऑकर करता है वी शेप्ड वैली कहाँ, अपर कोस्ट ऑफ रिवर में। अपर कोस्ट ऑफ रिवर अभी आगे हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। और अपर कोस्ट वो रिवर का अपर कोस्ट वो होता है जहाँ से जो है ना नदियाँ पहले निकल रही होती हैं, तो यहीं निकलते ही हुए अपर कोस्ट में ही ये फॉर्म करती हैं वी शेप्ड वैली। ये वी शेप्ड वैली कब निकलती है, अपर कोर्स में ही निकलती है, जब नदियाँ निकल रही होती, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही होती हैं। द कॉन्टूर लाइन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वैली आर इन्वर्टेड, तो ये कॉन्टूर लाइन कैसी है, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड है। अब देखो ये गड्ढा है तो इसीलिए कम है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा, फिर उसके ऊपर ज़्यादा, फिर उसके ऊपर ज़्यादा, और ये सबसे बाहर वाली लाइन ये ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि आपका 1200 मीटर है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, अंदर को डिक्रीजिंग होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि आप वापस से आओ तो यहाँ पे जो है अंदर को इंक्रीजिंग है, वहीं आप गड्ढे में जाओ तो देखो यहाँ पे अंदर को डिक्रीजिंग है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। फिर है यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली में देखो होता क्या है कि यहाँ पे ब्रॉड फ्लैट फ्लोर वैली होती है, उसको हम लोग यू शेप्ड वैली कहते हैं। ये मिडिल कोर्स में होता है। देखो पहाड़ों से जब पहले नदियाँ निकली, तो नदियाँ जब निकली तो बिल्कुल जवान होती हैं, मतलब कि सीधे एकदम लगातार गिरती जाती हैं, सबसे ज़्यादा काम होता है इरोजन का, वी शेप्ड वैली फॉर्म करती हैं। लेकिन जब ये पहाड़ों से उतरते हुए समतल मैदान को मिलने के लिए जाती हैं तो उस समय में इनमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो कटान चारों तरफ होता है ना, इरोजन जो है आपका चारों तरफ होता है, तो इसीलिए कैसा वैली फॉर्म होता है, यू शेप्ड वैली फॉर्म होता है। कहाँ पे होता है, मिडिल कोर्स में रिवर के होता है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और दे मे बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर यानी कि हिमखंड वगैरह जो होते हैं उनके एक्शन की वजह से भी ये फॉर्म हो सकता है। फिर है आपका हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली यहाँ हमने बगल में भी देखा था, यही है आपका हैंगिंग वैली, ये बगल में जो है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है जब दो ट्रिब्यूटरी वैली है ना मिलती है, किससे, मेन ग्लेशियर से। दो ट्रिब्यूटरी वैली मिलती है किससे, मेन ग्लेशियर से। तो जो ट्रिब्यूटरी वैली होती है ना वो क्या होती है, हायर होती है। तो देखो यहाँ पे ये जो वैली है ना यही हायर है, और इसी को हम लोग बोलेंगे हैंगिंग वैली, है ना। और ये हमेशा यू शेप्ड के साथ ही मिलेगी। देखो आगे ले आएगा, ये हायर रहती है फ्लोर से, किसके, इस यू शेप्ड वाले के फ्लोर से, मेनली बिकॉज द मेन ग्लेशियर इरोड्स डीपर। जो मेन ग्लेशियर है उसने यहाँ डीपर इरोड किया, इधर कम इरोजन किया, तो इसलिए ये बगल में क्या बनी, हैंगिंग वैली बनी। जॉर्ज और कैनियन, इसको देखते हैं। जॉर्ज या कैनियन किसको बोलते हैं, ये डीप यानी गहरा, नैरो मतलब पतला वैली वादी होती है, और इसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं।
देखो बिल्कुल डायरेक्टली एकदम गिरता हुआ सा स्लोप है, बिल्कुल डायरेक्ट है ना, इस तरीके का। तो इसका जो कॉन्टूर होता है वो सेम होता है वी शेप्ड वैली की तरह। जो सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है वो ये है कि कॉन्टूर जॉर्ज का काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बस ये काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड हैं, वेयर एज उसमें जो है थोड़ी दूरी थी, है ना। एंड वी फॉर्म्ड बाय देम इज़ वेरी नैरो, और ये जो वी फॉर्म हो रहा है, एक वी देखो उनका ऐसा वी था तो इनका ऐसा वी है। बात करते हैं रिज की। रिज क्या होता है, तो एक लॉन्ग यानी लंबा नैरो हाईलैंड होता है, पतला सा ऊंचा हाईलैंड होता है। स्लोपिंग स्टीपली, इसकी ढलान कैसी होती है, काफ़ी स्टीप होती है, डाउनवर्ड ऑन इट्स साइड्स, यानी कि उसकी साइड्स पे। इट हैज़ अ नंबर ऑफ समिट्स, यानी कि ढेर सारी इसके ऊपर चोटियाँ होती हैं, कई सारी। कॉन्टूर जो शो करता है रिज को, ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है और क्लोजली स्पेस्ड होता है। देखो ये इलोंगेटेड है और साथ ही साथ ये क्लोजली स्पेस्ड है, काफ़ी इलोंगेटेड है यानी फैला हुआ है। समटाइम्स दे आर ऑकर पीक्स एंड पासेस अक्रॉस अ रिज, और कभी कभी ऐसा क्या होता है, पीक्स भी मिलते हैं और पासेस भी मिलते हैं एक रिज में। देखो ये रहा आपका पासेस। वाटर डिवाइड क्या होता है, एक लाइन जो सेपरेट करती है दो ड्रेनेज को, अगल बगल वाले ड्रेनेज बेसिन को, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड के लिए आप, तो वाटर डिवाइड के लिए मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि देखो ये एक ऐसे जाता हुआ हो, ये बीच में कोई आपका एक लाइन है, और यहाँ पे एक ड्रेनेज पैटर्न ये है। मान लो ये बीच में पहाड़ियाँ ही हैं, ऊंचा कुछ है, ये एक ड्रेनेज पैटर्न है, ये एक ड्रेनेज पैटर्न है। फिर इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, और ये एक दूसरा ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन है जो क्या कर रही है, इन ड्रेनेज पैटर्न्स को डिवाइड कर रही है, ये बीच वाली लाइन, यही लाइन आपकी क्या है, वाटर डिवाइड है, ठीक है ना। ये वाटर डिवाइड यही है आपका। ये मान लो ये एक ए हो गया, ठीक है, स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम ए, और ये आपका स्ट्रीम बी, और ये दोनों पार्ट हैं, मतलब एक दूसरे से अलग है, किससे, इस डिवीजन से, इस लाइन से। तो यही बात कह रहा है कि दो बगल बगल की ड्रेनेज बेसिन को जिस लाइन से डिवाइड है, जिस लाइन से, उसी वाटर डिवाइड कहते हैं, इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। ये रिजेंबल करता है एक रिज के शेप की तरह। रिज कैसा होता है, ऐसा उठा हुआ रिज होता है। तो ये बिल्कुल सीधा चला जा रहा है रिज, है ना, ये बिल्कुल बताया ही मैंने, ये बिल्कुल ऐसे सीधा चला जा रहा है, ठीक, एक रिज की तरह होता है ना। और दोनों तरफ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो, देखो ढेर सारे नंबर्स ऑफ स्ट्रीम दोनों साइड फ्लो कर रहे हैं। ये रिज होता है जो अलग करता है ट्रिब्यूटरीज को, है ना, जो क्या कर रही हैं, ड्रेन हो रही हैं इसके एक साइड में, फ्रॉम दोज ड्रेनिंग टुवर्ड द अदर। तो ये रिज है, ये रिज ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक इधर जा रही है और एक इधर, ये दोनों के दोनों जो ड्रेन कर रही हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ऑन द टू साइड्स ऑफ वाटर शेड या वाटर डिवाइड के दोनों साइड, इधर साइड और इधर साइड, दोनों साइड, द स्लोप मस्ट बी अपोजिट एंड डाउनवर्ड। इधर भी स्लोप नीचे की तरफ है, इधर भी अपोजिट जो है नीचे की तरफ है, अपोजिट है, और डाउनवर्ड होना चाहिए। द साइड ऑन विच द रिज इज स्टीपर, जिस साइड में जो रिज है वहाँ पे ज़्यादा ढलान है, स्टीप है, कॉन्टूर क्लोजली ड्रॉ किए जाते हैं एक साथ। वेयर एज जहाँ पे जेंटल होगा उधर कॉन्टूर जो है एक दूसरे से दूर होंगे। मान लो इसका ढलान ज़्यादा है तो कॉन्टूर बिल्कुल दूर दूर होंगे, और यहाँ ढलान अगर मान लो बहुत ज़्यादा है तो कॉन्टूर काफ़ी क्लोजली ड्रॉ किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट कैसा होता है, एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब देखो यहाँ होता है अचानक, ये एक अचानक, है ना, आकस्मिक, कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड रेगुलर स्टीप होता है, लंबा और रेगुलर स्टीप होता है। और वो क्या करता है, फेस करता है ना, स्टीप फेस ऑफ अ हिल, एक हिल का ही ये फेस होता है, या फिर रिज का, या फिर किसी प्लेट्यू का। स्कार्पमेंट के पास एक पतला सा टॉप होता है विथ स्टीप स्लोप। तो देखो यहाँ पे पतला सा टॉप है स्टीप स्लोप के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो स्टीप होता है,
ये जो स्टीप होता है इसका जो ग्रेडियंट होता है वो 1:3 होता है, यानी कि 1 यूनिट वर्टिकल हाइट के लिए 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल हाइट होती है, और यहाँ पे कॉन्टूर लाइन काफ़ी करीब होती है। वेर एज जो जेंटल स्लोप होता है उसका ग्रेडियंट 1:12 होता है, यानी 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल हाइट के लिए वर्टिकल हाइट के लिए 12 यूनिट हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है। रिज कैसा होता है? एक स्टीप स्कार्प के साथ होता है फ्रंट में, और उसके जो है डिप में एक स्लोप होता है उसके पीछे, जिसको कि क्वेस्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेस्टा बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? अनइवन इरोजन। अनइवन इरोजन मतलब इधर ज़्यादा इरोजन, इधर कम इरोजन। तो यहाँ पे अनइवन इरोजन हो गया, यहाँ पे इरोजन ज़्यादा हुआ, यहाँ पे इरोजन कम हुआ। तो ऐसी वजह से होता है पत्थरों के अनइरोजनल वर्क की वजह से कि अनइवन इरोजन हुआ। ठीक है, जो हाईएस्ट पार्ट इसका होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। ये रहा आपका क्रेस्ट। जो स्कार्प है और जो डिप है हमेशा एक साथ आते हैं। तो ये वाला प्लेस, इधर वाला साइड स्कार्प है, और ये क्या है आपका डिप। डिप किधर है? जिधर कम इरोजन हुआ। स्कार्प किधर है? जिधर ज़्यादा इरोजन हुआ। सम टाइम जो इरोजन होता है रनिंग वाटर की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे वी शेप्ड वैली बन जाता है डिप साइड में। डिप साइड में क्या बनेगा? वी शेप्ड वैली बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? वी शेप्ड वैली बन जाता है। इधर इधर एक और पहाड़ी होगी तो क्या बन जाएगा? वी शेप्ड वैली बन जाएगा ऑन द डिप साइड। सच एन स्कार्पमेंट इज कॉल्ड डिसेक्टेड स्कार्प। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? डिसेक्टेड स्कार्प बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। जब पानी जो है बरसता है तो वाटर स्लाइड करता है नीचे की तरफ, और छोटे छोटी धाराओं में एक दूसरे के साथ जुड़ता है और एक बड़ा सा धारा बनाता है, और फाइनली है ना नदी बनती है। यानी छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिली और एक क्या बन गया? नदी बन गई, है ना, हैवी सी। जो कोर्स होता है वो एक वेल डेवलप्ड रिवर का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अपर होता है, एक मिडिल कोर्स होता है, और एक लोअर कोर्स होता है ना। और इन सब में जो है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है इन सबको किससे? कॉन्टूर लाइन की वजह से, के हिसाब से। तो ये अब हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये है आपका अपर कोर्स, काफ़ी क्लोज एक दूसरे के हैं, काफ़ी क्लोज हैं। इसका मतलब क्या है? स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है, ये स्टीपनेस थोड़ी कम है, और यहाँ पे स्टीपनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये ऊंचाई से पानी आ रहा है, फिर ये पर्वतों से ज़मीन पे मिलने को है ना, ज़मीन पे है अब पानी। अब इसके बाद ये कहाँ है? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाटर इसमें आ चुका है ना। अब क्या हो जाएगा? ये जाके जो है समंदर से मिलेगी। तो कितना कोर्स हुआ? अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स हुआ। अपर कोर्स में देखो स्टीप स्लोप्स होते हैं, बिल्कुल पहाड़ियों से उतरती रहती हैं धाराएं। फिर उसके बाद और इसी में होता है वैली फॉर्मेशन, इसी पे सबसे ज़्यादा कटान होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इरोजनल वर्क कहाँ होता है? अपर कोर्स में। फिर मिडिल कोर्स में अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाता है, जेंटल स्लोप्स होते हैं, और फ्लड प्लेन्स यहाँ पे बनेगा, और मेंढर और ऑक्सबो लेक भी यहीं बनता है। यही की बात कर रहा है, ये जो कट गया ये आपका ऑक्सबो लेक हो गया, मेंढर हो गया जो बात कर रहा है। फिर लोअर कोर्स में बनता क्या है? यहाँ पे जेंटल स्लोप होते हैं और यहीं पे डेल्टा फॉर्म होगा। यहाँ क्या होगा? अब इसमें डेल्टा फॉर्म होगा। कहाँ पे? लोअर कोर्स में। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज का तरीका, पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न का रेफर करता है उस पैटर्न के बारे में जो कि फॉर्म हो रहा है। पैटर्न किसके द्वारा? धाराओं के द्वारा, नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, किसी पार्टिकुलर ड्रेनेज एरिया में। तो ये जो पैटर्न फॉर्म होते हैं, ये जो पैटर्न फॉर्म होते हैं, तरीके ये फॉर्म होते हैं रिस्पांस में किसके? टोपोग्राफी ऑफ लैंड के, कि ज़मीन वहाँ पर कैसी है, किस तरीके की है, ज़मीन का फीचर यानी भू संरचना कैसी है। किस तरह के पत्थर हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, है ना, सप्लाई ऑफ वाटर कैसा है, और ग्रेडियंट कैसा है, ढलान कैसा है ज़मीन का। जब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न हम यहाँ पे आगे अभी डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज होता क्या है? कि पानी का निकासी प्रणाली, ये जो है ये पानी का निकासी प्रणाली का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ड्रेनेज पैटर्न हम लोग देखेंगे, जिसमें है आपका सबसे पहला डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक का मतलब ही है देखो आपका ट्री के जैसा, ट्री के ब्रांच के जैसा। तो एक ब्रांचिंग ट्री वो
की तरह होता है ये पैटर्न, जिसमें जनरली ये जो है फ्लैट लैंड पे मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? डेंड्रेटिक वाला फ्लैट लैंड पे मिलेगा। ज़्यादातर नदियाँ जो इंडो गैंगटिक प्लेन की हैं ये डेंड्रेटिक टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म करती हैं। ये कैसा फॉर्म करती हैं? इंडो गैंगटिक प्लेन की नदियाँ जो हैं बिल्कुल इस तरीके का ब्रांच लाइक फॉर्म करती हैं। देख रहे हो, अलग अलग धाराएं हैं, है ना, और ये आके जो है कि यहाँ मिल रही हैं और फिर आगे बढ़ेंगी। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाला, ट्रेलिसाइड ड्रेनेज पैटर्न। अब ये जो ट्रेलिसाइड ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि सब मेन धारा एक यहाँ पे सब आके मिल रही है एक दूसरे से, कहाँ पे? 90 डिग्री पे। ये भी इससे मिल रही है कहाँ पे? 90 डिग्री पे। ये भी मिलेगी कहाँ? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे सब मिल रही हैं, है ना। तो इस तरीके का जो ड्रेनेज पैटर्न है इसको क्या कहते हैं? ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जिसमें स्ट्रीम फ्लो करता है पैरेलल एक दूसरे के, और जो मेन धारा से जुड़ता है कहाँ पे? राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे। और जनरली ये देखा जाता है उस एरियाज में जहाँ पे अल्टरनेटिंग हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होते हैं, या फिर उस एरिया में जहाँ पे लाइमस्टोन पत्थर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? ये एक ऐसा पैटर्न है ना, पानी का निकासी प्रणाली ऐसा है जिसमें जो धाराएं होती हैं फैल जाती हैं सारे डायरेक्शन में। देखो सारे डायरेक्शन में यहाँ से निकल रही हैं, और ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोनिकल हिल पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे वोल्केनो एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पे एक हाई हिल है जहाँ से पानी चारों तरफ को जा रहा है, चारों तरफ को जा रहा है। तो ये कैसा हो गया? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट वाला है डिसअपीयरिंग स्ट्रीम। इसका नाम ही है, देखो गायब होता हुआ, है ना, डिसअपीयर हो रहा है ये धारा। जब रिवर, नदी या स्ट्रीम, इनके पास ज़्यादा इनफ वाटर नहीं होता है, ये सूखने लगते हैं या गायब होने लगते हैं। कहाँ पर? बालू में। इन और ये जो है इसको इन्हीं लिए क्या कहा जाता है? डिसअपीयरिंग स्ट्रीम कहा जाता है, और इंडिकेट किया जाता है ब्रोकन लाइन से। ये टूटी हुई लाइंस क्या दिखा रही हैं कि आगे को गायब हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोपोग्राफिक मैप। और ये कैसा माना जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अंडरग्राउंड ड्रेनेज। किसके संदर्भ में? टोपोग्राफिक मैप के संदर्भ में। नेक्स्ट है कन्वेंशनल साइन और सिंबल की बात करते हैं। परंपरागत जो चिन्ह वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो टोपोग्राफिकल मैप होता है उसमें हम लोग सिंबल वगैरह इस्तेमाल करते हैं रिलीफ फीचर को दिखाने के लिए, या फिर इंसानी गतिविधियों को दिखाने के लिए। इनको हम लोग कन्वेंशनल साइन और सिंबल कहते हैं। इसको मैप पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारा हमको इन्फॉर्मेशन देता है स्मॉल स्पेस में। कम छोटे से मैप पे छोटे छोटे निशान बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इनको इजीली ड्रॉ भी किया जा सकता है, ये आसानी से पढ़े जा सकते हैं। बहुत सारी जो निशान हैं इसमें और जो चिन्ह हैं ये तो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, और इनको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे पैटर्न वगैरह आप एक बार समझ जाओगे तो दुनिया के किसी भी मैप में आप उसको समझ लोगे। जैसे कि रिवर है, ब्लू कलर से इंडिकेट करता है, तो आप समझ लोगे कि हाँ ये पानी वाला एरिया है। ठीक है। द की और लीजेंड ऑफ ए मैप हैज़ द लिस्ट ऑफ साइंस एंड सिंबल एज देयर मीनिंग। तो यहाँ पे एक की होता है या लीजेंड होता है मैप का, जिसमें सारे चिन्ह और जो निशानियाँ होती हैं, उस चिन्ह और निशान होते हैं उसके सारे लिखे रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रहती है और उनका मीनिंग भी रहता है कि किस तरह का सिंबल का क्या मतलब होगा। द चार्ट गिवन इन दिस चैप्टर शोज द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, पहले चार्ट बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि हिंदी टर्म कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं सर्वे मैप में। एक तो है अपना नदी। नदी किसके लिए? रिवर के लिए। नाला यानी कि छोटी सी धारा के लिए। पहाड़ होगा, यहाँ पे फार है लेकिन ये पहाड़ होता है एक्चुअली। हिल के लिए, पर्वत किसके लिए? हिल और माउंटेन के लिए। पियाओ प्लेस, जहाँ पे कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, पियाओ बोलते हैं उसको, है ना, पियाओ। जनरली अलॉन्ग रोड्स या रेलवे स्टेशन के पास होता है। ये ज़्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी बहुत कम होता है, तो पियाओ वहाँ पे बहुत वो ये निशान दिए जाते हैं। पुलिस चौकी, पुलिस आउटपोस्ट के लिए। तालाब, टैंक के लिए या रिजर्वायर या फिर किसी तालाब के लिए, है ना। खेरा, खेरा कहते क्यों होता है? वो जगह जहाँ पे जो है वो ब्रिक्स वगैरह जो है सुखाई जाती हैं, बिक के जाती हैं, है ना, वहाँ की बात कर रहा है।
तहसील और ताल्लुक ये क्या है, वो ये डिस्ट्रिक्ट का वो एरिया है जहाँ पे जो कि तहसीलदार के अंडर में आता है, जो रेवेन्यू वगैरह राजस्व की वसूली करता है उस एरिया से। डाक बंगला ये क्या है, गवर्नमेंट द्वारा ओन किया हुआ एक बंगलो होता है, किसके लिए, ट्रैवलर्स वगैरह के लिए, कि वहाँ पे 1 या 2 दिन ठहर सकते हैं। कलर्स इन कॉन्टूर मैप, कलर्स की बात करें तो कन्वेंशनल साइन वगैरह के अलावा अलग अलग कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न को दिखाने के लिए। अलग अलग तरह की ज़मीनें जो हैं कि किस तरह से ज़मीनें यूज़ की जा रही हैं, उसके लिए अलग अलग कलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लैक इस्तेमाल किया जाता है, ये कलर का नाम है। ब्लैक किसके लिए, नाम लिखने के लिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए, सर्वे किए हुए पेड़ के लिए, उनकी हाइट के लिए और उनकी नंबरिंग के लिए, नदियों के किनारों के लिए, ब्रोकन ग्राउंड के लिए और सूखी हुई धाराओं के लिए, रेलवे के लिए, टेलीफोन के लिए, टेलीग्राफ लाइन के लिए, यानी इन सब के लिए क्या किया जाता है, ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ब्लू कलर, तो जो भी पानी वाला एरिया है उसके लिए ब्लू इस्तेमाल हुआ। जो हर साल पूरा मतलब सदाबहार जो नदियाँ भरी रहती हैं, पेरिनियल रिवर, उसके लिए है। हाउ एवर माइनर नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स वगैरह दिखाई जाती हैं किससे, ब्लैक कलर से। और इरेगुलर इरेटिक स्ट्रीम्स दिखाई जाती हैं डॉटेड लाइन से। इरेगुलर इरेटिक का मतलब कि जो कि आप वो जिसकी गारंटी नहीं हो, मतलब कभी भी मतलब भर जाए और कभी भी सूख जाए। इरेटिक उनका पैटर्न मतलब रेगुलर नहीं होता, उसको कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद ग्रीनरी, ग्रीन कलर से फॉरेस्ट दिखाया जाएगा डार्क ग्रीन, ग्रासलैंड दिखाया जाएगा लाइट ग्रीन से, और कैट दिखाया जाएगा। स्कैटल ट्री और श्रब्स वगैरह भी ग्रीन कलर से दिखाए जाएंगे। फिर वाइट कलर से क्या दिखेगा, रॉकी और बैडलैंड दिखेंगे। अनकल्टिवेटेड ज़मीनें दिखाई देंगी वाइट कलर से। येलो कलर से क्या दिखाई देगा, कल्टिवेबल लैंड दिखाई देगा। फिर ब्राउन कलर से जो है कि वो बालू वाले फीचर वगैरह, ड्यून्स और हिल्स वगैरह, सैंड ड्यून और हिल को दर्शाया जाता है। कॉन्टूर फीचर भी देखा होगा, ब्राउन कलर से ही थिक और थिन दिखाया जाता है। फॉर्म लाइंस भी ब्राउन कलर की होती हैं जो अप्रॉक्सीमेटली कॉन्टूर होती हैं। रेड से क्या दिखाया जाता है, ग्रिड लाइंस दिखाया जाता है। ईस्टिंग नॉर्दिंग दिखाया जाता है ना। फिर मैन मेड फीचर जैसे कि रोड है, कार ट्रैक है, बिल्डिंग है, हट्स है, ये सब किससे दिखाया जाता है, ये सब रेड कलर से दिखाया जाता है। और ये रहे आपके साइन एंड सिंबल, देखो एक्सप्रेस हाईवे के लिए, रोड्स के लिए, और फिर रोड डबल कैरेज वे वगैरह के लिए। तो सबके लिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए दिया हुआ है। और ये गूगल पे बहुत छोटे छोटे में था, तो बुक की फ़ोटो लगा दी है हमने। ये आप ज़रूर अपनी किताब में देखना। और ये आपका जो है कि टोपो शीट के ऊपर देखो किस तरीके से सब कुछ लगाया हुआ है, ठीक है ना। रेलवे लाइन वगैरह है जो ग्रीन कलर होगा, देखो गैप है, रिज है, सबके लिए दिखाया हुआ है, ठीक है। पीक चोटियों के लिए, स्पॉट हाइट के लिए डॉट लगा होगा। फिर यहाँ पे जो है मॉस्क के लिए लगा हुआ है, बेंच मार्क के लिए BM लिखा हुआ है, दिख रहा है BM, ये रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको पढ़नी है। ट्रिंगुलेटेड हाइट, ट्रिएंगल के साथ हाइट लिखी हुई है ना। टेम्पल, मंदिर के लिए निशान इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से आपको मैप देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।